नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो ऑप्टिक्स का पेपर है सेकंड, हमने एक मुहिम शुरू की है कि उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डालेंगे। तो पहला प्रश्न तो डाल दिया है। अब दूसरा प्रश्न है माइकलसन व्यतिकरण मापी। देखो, सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या होता है? माइकलसन व्यतिकरण मापी में एक वर्णी प्रकाश स्रोत से आने वाली लाइट प्रकाश पुंज 45 डिग्री कोण पर स्थित कांच की समतल प्लेट पर आपतित कराकर अपवर्तित तथा परावर्तित भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये दोनों किरणें परस्पर लंबवत दिशा में गमन करती है और इन्हीं दिशा के लंबवत स्थित दर्पणों से परावर्तित कराकर एक दूसरे पर अध्यारोपित कराया जाता है। इस व्यतिकरण से उत्पन्न फ्रिंजों को दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो आपको चित्र में बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इधर से एक लाइट डाल रहे 45 डिग्री पर झुकी हुई कांच की प्लेट के ऊपर, और यहाँ से दो भागों में डिवाइड होगी, एक इधर दूसरी इधर। ठीक है, एक मिरर ये वाली है, एक M2 मिरर है और एक ये वाला M1 मिरर है, और दोनों से टकरा के वापस आती है और टेलीस्कोप के अंदर फ्रिंजें दिखाई देती है। ठीक है, ये है इसका सिद्धांत है। अब उपकरण की अगर बात करें तो पूरा डिफाइन करेंगे उपकरण को। इस उपकरण के निम्न भाग हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस एक उत्तल लेंस एल के फोकस तल पर स्थित है। देख सकते हो आप, ये अपने पास में प्रकाश सोर्स है और ये उत्तल लेंस के फोकस बिंदु के ऊपर यानी फोकस तल के ऊपर है। ठीक है, जो लेंस के समांतर किरणपुंज 45 डिग्री झुकी हुई कांच की पट्टी पर आपतित करवाया जाता है और यह पट्टी समान अपवर्तनांक की होती है। इस पट्टी के सामने समान मोटाई की, समान अपवर्तनांक की एक अन्य प्लेट सी लेते हैं, जिसे प्रतिकारी प्लेट कहा जाता है। प्लेट सी की ओर पी को अर्धरजतित किया जाता है। ये प्लेट सी है, ये प्लेट पी है। इधर वाली साइड में यहाँ पर है ना, पॉलिश की जाती है, अर्धरजतित कर दिया जाता है, सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है। और प्लेट पी से परावर्तित और पारगमित किरणें दर्पण M1 यानी परावर्तित वाली तो दर्पण M1 और पारगमित वाली M2 से लंबवत परावर्तित होती है, जाके टकराती है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से लाइट जाके इधर टकराएगी, यहाँ से लाइट जाके टकराएगी इधर और वापस आएगी और अध्यारोपित होगी। M1 और M2 दर्पण के पीछे पेच लगे होते हैं। M2 दर्पण स्थिर होता है और M1 दर्पण चलायमान यानी गतिमान होता है। और पेच का जो चूड़ी अंतराल है वो 10⁻⁻7 मीटर की कोटि का होता है। और इस समायोजन से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। मैकेनिज़्म क्या रहेगी वही दोबारा बतानी पड़ेगी आपको, सेम की सेम डिटो कॉपी। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है एस से आने वाली लाइट लेंस के अपवर्तन के पश्चात समांतर किरणपुंज के रूप में प्राप्त होता है और यह किरणपुंज अर्धरजतित प्लेट पी पर आपतित होता है और आयाम विभाजन द्वारा आधा भाग परावर्तित और आधा भाग क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश किरण M2 चित्र में ध्यान से देखिए, परावर्तित प्रकाश किरण M1 दर्पण की ओर और अपवर्तित प्रकाश किरण M2 दर्पण की ओर गति करती है।
ये दर्पण M1 व M2 से उसी दिशा में परावर्तित होकर प्लेट P को पार कर OT मार्ग में अध्यारोपित होती है, वापस आती है। और OT मार्ग है ना, ये OT मार्ग ये वाला, ये T है, ये मान लो O मान लो, ठीक है। ये OT मार्ग है, यहाँ पर वापस आती है, अध्यारोपित होती है इसके अंदर और व्यतिकरण फ्रिंज बनाती है, जिसे दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। प्रतिकारी प्लेट क्या होती है? सिंपल सा मैटर है। प्रतिकारी प्लेट जब प्रकाश किरण P से टकराती है तो आयाम विभाजन द्वारा परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणों के रूप में परावर्तित होती है। परावर्तित अपवर्तित प्रकाश किरण के रूप में विभाजित होती है। यहाँ पर नाम विभाजित, ठीक है, विभाजित होती है। तो परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर जनरेट हो जाता है। प्लेट P के समान मोटाई और समान अपवर्तना की एक अन्य प्लेट C लगाई जाती है, जो पथांतर को कम या फिर शून्य करने का काम करती है, यानी प्रतिकार करने का काम करती है। इसीलिए इस प्लेट का नाम क्या है? प्रतिकारी प्लेट। फ्रिंजों के रूप की अगर बात करता हूँ, फ्रिंजों का रूप, इस व्यतिकरणमापी में दो दर्पण M1 व M2 होते हैं, एक दूसरे के साथ झुके होते हैं। माना प्लेट P से प्रकाश अपवर्तित होकर M2 दर्पण पर जाता है, P से परावर्तित होकर M1 दर्पण पर जाता है। M1 दर्पण में M2 दर्पण का प्रतिबिंब M2 डैश बनता है और M1 और M2 डैश के मध्य एक परत या फिल्म बन जाती है वायु की, जिसे टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। इधर देख लो, यहाँ पर ये तो है M2 दर्पण की फ़ोटो और ये वास्तविक M1 दर्पण है। इसके बीच में ना वायु की फिल्म बन जाती है और इस फिल्म के अंदर हमें व्यतिकरण प्रारूप दिखाई देता है। अगर M1 और M2 डैश के बीच में कोई न कोई कोण है तो अति परवलयाकार फ्रिंज बनती है। अगर 90 डिग्री का कोण है, वृत्तीय फ्रिंज बनती है। और M1 और M2 डैश काटती है तो सरल रेखीय फ्रिंज बनती है, जैसे चित्र दिखा रखा है। कुछ कोण दिखाई दे रहा है, अति परवलय ऐसे बनेगी, और काट रहा है, सरल रेखीय ऐसी फ्रिंज बनेगी। और इस तरीके से इधर वाली साइड में कोण बन रहा है तो अति परवलय इधर वाली साइड में बनेगी। वर्ताकार फ्रिंजों की व्याख्या, ठीक है, वर्ताकार फ्रिंजों की व्याख्या। जब M1 और M2 परस्पर लंबवत हो तो M1 तथा M2 डैश के बीच पतली फिल्म बनेगी। M1 और M2 डैश के बीच क्या बनेगी? पतली फिल्म बनेगी। और पतली फिल्म में परावर्तन की अवस्था हो तो क्या होगा? डेल्टा बराबर में, ये हमने किया है पहले, 2 म्यू टी कॉस, केवल परावर्तन की घटना में 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 डेल्टा होता है। म्यू इक्वल टू 1 मान लो और टी की जगह डी चेंज कर लो, बढ़िया लगेगा थोड़ा। संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा? डेल्टा का मान होता है एन लैम्डा, और यहाँ पर ना 1 मान लिया म्यू का मान और टी की जगह डी पुट कर दिया, तो 2d कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2, 2d कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2। संपोषी व्यतिकरण में डेल्टा की जगह लिख दिया एन लैम्डा, ठीक है। तो इस लैम्डा बाई 2 को इधर वाली साइड, एक साइड में ले जाओ, इसको ना इधर वाली साइड में ले जाओ और फिर लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो 2d कॉस थीटा बराबर में n+1/2 लैम्डा
एलसीएम लेने के बाद में ये आएगा 2d cos थीटा बराबर में 1 + 1 λ/2। ये है चमकीली फ्रिंज यानी प्रदीप्त फ्रिंज वास्ते है। अगर विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है तो पथांतर की वैल्यू ये लेके चलनी पड़ेगी 2n - 1 λ/2। ये हमारे पास में है 2d cos थीटा माइनस λ/2 बराबर डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू ये पुट कर दी और λ/2 से इधर वाली साइड में कैलकुलेशन करेंगे, λ/2 कैंसिल होगा तो ये आएगा 2d cos थीटा बराबर में n लैम्डा। ये होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए। अगर मैं फ्रिंजों की त्रिज्या की बात करूं, फ्रिंजों की त्रिज्या माइकलसन व्यतिकरणमापी में nवीं फ्रिंज की त्रिज्या मान लीजिए Rn है और फ्रिंजों की टेलीस्कोप से दूरी कैपिटल D है और nवीं फ्रिंज टेलीस्कोप से थीटा n कोण बनाती है। ठीक है, जैसे चित्र में देख लो, ये फ्रिंजें बन रही है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मान लो ये nवीं फ्रिंज है, ये ना, ये nवीं फ्रिंज बन रही है और इसकी त्रिज्या है वो Rn है और ये वाला टेलीस्कोप है और ये बिटवीन डिस्टेंस D और ये वाला एंगल कितना, थीटा n। त्रिभुज ले लो, इसमें tan थीटा n कितना आएगा, लंबटा में आधार होता है तो OT अपॉन OP या PO अपॉन OT, PO अपॉन OT आ जाएगा Rn अपॉन D। तो Rn की वैल्यू है D tan थीटा। आप लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल लो इस त्रिभुज से। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। चमकीली फ्रिंज वास्ते अगर बात करते हैं तो 2d cos थीटा n बराबर में क्या होता है, अभी थोड़ी बार पहले किया है, 2n + 1 λ/2। यहाँ से cos थीटा n की वैल्यू क्या आएगी, 2d को डिवाइड में ले जाओ, 2d को डिवाइड में ले जाएंगे इसको यहाँ पर, तो ये हो गया cos थीटा n बराबर में 2n + 1 λ/2 बटा में 2d × 2, तो नीचे हो गया 4d। ठीक है, ये आ गया cos थीटा n का मान चमकीली फ्रिंज वास्ते। tan थीटा बराबर होता है sec² - 1 का वर्गमूल और tan थीटा n sec की जगह लिख सकते हैं 1/cos और थीटा n की वैल्यू आएगी cos² थीटा n है और cos थीटा n की वैल्यू तो ये है मेरे पास में, ये पूरा का पूरा मान यहाँ पर पुट कर दिया। स्क्वेयर है यहाँ पर, ये स्क्वेयर है ना, तो करेंगे 4d का स्क्वेयर 16d² होगा, यहाँ पर लिखा 16d²। नीचे वाली साइड में ये है ही सेम का सेम, 2n + 1 की स्क्वेयर λ² माइनस का 1 है ही। ये tan थीटा n है, tan थीटा n आया है। R की वैल्यू d tan थीटा होती है, Rn की वैल्यू d tan थीटा, tan थीटा का मान ये वाला है अपने पास में, पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगर काली फ्रिंज की बात करनी है तो काली फ्रिंज के लिए होगा 2d cos थीटा n का मान n लैम्डा के बराबर। यहाँ से cos थीटा n आएगा n λ/2d। ओके, और tan थीटा n की वैल्यू आएगी 1/cos² थीटा n - 1 और cos थीटा n की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर दी n λ/2d का स्क्वेयर। ठीक है, 2d का स्क्वेयर ऊपर 4d² होगा, नीचे वाली साइड में n² λ² और माइनस का 1 है, tan थीटा आ गया। तो त्रिज्या की वैल्यू आएगी d tan थीटा, d tan थीटा की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, ये काली फ्रिंज वास्ते ये त्रिज्या की वैल्यू आ गई। अगर अपने को एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य की वैल्यू ज्ञात करनी है तो नॉर्मल सा काम है। क्या करना होगा, माना माइकलसन व्यतिकरणमापी में एक वर्णी प्रकाश से उत्पन्न तरंगदैर्घ्य मान लो लैम्डा की प्रकाश प्लेट P पर आपतित होती है। आयाम विभाजन द्वारा परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरण में विभाजन हो जाता है और अध्यारोपण के बाद फ्रिंज का निर्माण करती है। जिस चमकीली के लिए क्या होगा, 2d बराबर में n + 1/2 लैम्डा होता है। काली के लिए क्या होता है, 2d बराबर में n लैम्डा होता है।
ठीक है, दोनों में से एक यूज़ कर लो। λ/2 पथांतर से एक फ्रिंज विस्थापित होती है। यदि मान लो m1 और m2 डैश को x दूरी तक विस्थापित कर दें तो कितनी फ्रिंज मान लो n फ्रिंज विस्थापित हो जाती है। इसको लेके चलो ताकि इजी कैलकुलेशन होगी। 2d d के साथ में x दूरी विस्थापित कर दो, n के साथ में क्या लिख दो, n फ्रिंज विस्थापित कर दो, तो 2d प्लस एक्स बराबर में n लैम्डा। ठीक है, ये एक नंबर समीकरण है, ये दो नंबर है, घटा लो आपस में, दो में से घटा दिया। 2d प्लस एक्स माइनस 2d बराबर में n प्लस n लैम्डा माइनस n लैम्डा, घटाएंगे तो आएगा 2x बराबर n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आएगी 2x बटा में n। फिर है इसमें दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना। माइकलसन व्यतिकरण मापी में दो तरंगदैर्घ्य λ1 और λ2 का अंतर λ1 माइनस λ2 ज्ञात करने के लिए वर्ताकार फ्रिंजों को समायोजित करते हैं। m1 को माइक्रोमीटर स्क्रू द्वारा इतना विस्थापित करें कि फ्रिंज स्पष्ट और अधिकतम तीव्रता की बन सके। λ1 और λ2 तरंगदैर्घ्य से व्यतिकरण प्रारूप संपाती हो। जैसे मान लो 2d बराबर में n1 प्लस में 1/2 λ1, या फिर दूसरे के लिए क्या n2 प्लस में 1/2 λ2। ठीक है, एक अधिकतम व्यतिकरण प्रारूप से दूसरे अधिकतम व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए m1 को x दूरी विस्थापित करना पड़ता है, तो संपाती स्थितियों में पथांतर कितना माना जाएगा, 2x। ठीक है, विस्थापित करेंगे तो पथांतर कितना होगा, 2x, आने और जाने में। ठीक है, रास्ता। इस पथांतर में λ1 तरंगदैर्घ्य की n फ्रिंजें उत्पन्न होती है, तो λ2 तरंगदैर्घ्य की n+1 फ्रिंजें उत्पन्न होती है। तो 2x बराबर में n λ1 और n+1 λ2, इन दोनों को साथ में ले लिया और कैलकुलेशन किया। n λ1 बराबर n+1 λ2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n λ1 बराबर में n λ2 प्लस λ2, इसको इधर वाली साइड में लेके आओ, तो n λ1 माइनस n λ2 बराबर λ2, n कॉमन आया, λ1 माइनस λ2 बराबर λ2। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, इसको लेके चले तो 2x बराबर n λ1, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 2x बटा में λ1, तो 2x बटा में λ1 माइनस λ2 बराबर λ2। ठीक है, यहाँ से λ1 माइनस λ2 की वैल्यू निकालें तो ये आती है λ1 λ2 अपॉन 2x, और λ1 इंटू λ2 को λ² यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, λ1 माइनस λ2 बराबर में λ² अपॉन 2x। एक छोटा सा पॉइंट है, पतली पारदर्शी प्लेट या फिल्म की मोटाई या अपवर्तनांक ज्ञात करना। मान लो वही बात दोबारा बोलनी पड़ेगी, m1 और m2 डैश के मध्य वायु की पतली फिल्म बनती है, जिससे फ्रिंज केंद्रीय भाग में चमकीली और आसपास में रंगीन दिखाई देती है। दूरदर्शी को क्रॉस तार की सहायता से समंजित कर लिया जाता है। यदि m2 व विभाजक प्लेट P के मध्य प्रकाश किरण के लंबवत T मोटाई और म्यू अपवर्तनांक वाली पतली पारदर्शी फिल्म रखते हैं, तो प्रकाश किरण के प्रकाशीय पथांतर में 2μ-1 इंटू T वृद्धि हो जाती है। श्वेत फ्रिंज अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। m1 को माइक्रोमीटर पेज की सहायता से इतना विस्थापित करते हैं कि दूरदर्शक के क्रॉस तार द्वारा श्वेत फ्रिंज प्राप्त की जाए। ओके,
m1 के विस्थापन x को ज्ञात कर लिया जाता है। अतः समंजन से पतली फिल्म में उत्पन्न पथांतर का मान m1 के विस्थापन के उत्पन्न पथांतर के बराबर होता है, यानी कि 2μ-1 इंटू टी बराबर में 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा t की वैल्यू क्या आएगी, t बराबर में x/μ-1, या फिर μ-1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाओ और t को नीचे, x/t, एक को इधर लेके जाओ तो μ बराबर x/t प्लस 1, और एलसीएम ले लो, म्यू बराबर में x प्लस में t/t, ये अपने पास में अपवर्तनांक की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसके साथ ही माइकलसन व्यतिकरणमापी के एक एक पॉइंट को हमने कवर कर दिया। तो सभी विद्यार्थी इस माइकलसन व्यतिकरण वाले टॉपिक को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ना इस टॉपिक को, बढ़िया टॉपिक है।